का नाटक किया। तुमने ममता जैसे अजीम जज्बे को बेचने की कोशिश की। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत की सजा क्या है? मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ, मगर मैं अभी सिर्फ इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मेरा बेटा होश में आते ही तुम्हें पुकार रहा है। वो तुम जैसी नाम नेहाद माँ को ढूंढ रहा है जिसने उसे धोखा दिया। ये सुन के मेरा कलेजा मुंह को आ गया। आहिल मुझे पुकार रहा है, इसका मतलब वो मुझे चाहता है। मैंने रोते हुए कहा, साहब मुझे एक बार उसके पास जाने दें, मैं उसे चुप करवा लूंगी, वो मेरे बगैर नहीं रहेगा। जावियार ने चिल्ला के कहा, मैं तुम्हें उसके पास कैसे जाने दूं? डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि उसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध चाहिए जो तुम उसे नहीं दे सकती। तुम एक कुंवारी लड़की हो हया, तुम्हारा वजूद उसके लिए बंजर है। तुम उसे वो नहीं दे सकती जिसकी उसे जिंदगी बचाने के लिए जरूरत है। तो फिर मैं तुम्हें उसके पास क्यों जाने दूं, ताकि तुम उसे दोबारा से वो जहर पिलाओ? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जावियार का फैसला अटल था और वो सच कह रहा था। मेरे पास आहिल को देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय झूठी तसल्लियों के। मगर तभी मेरे दिमाग में एक झमाका हुआ। मैंने कहीं पढ़ा था और एक बार मेरी एक जानने वाली लेडी हेल्थ विजिटर ने बातों बातों में बताया था कि ममता सिर्फ खून के रिश्ते की मोहताज नहीं होती। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क था। ये मेरे जिस्म और मेरे मुस्तकबिल की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता था। मगर उस वक्त मेरे सामने उस मासूम का चेहरा था जो मौत के मुंह में था और मेरी वजह से था। मैंने अपने आंसू पोंछे और फर्ज से खड़ी हुई। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। मैंने सीधा जावियार की आंखों में देखा और कहा, साहब आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दें। शौक से पुलिस को बुलवाएं, जेल भेज दें, मगर सिर्फ एक बार। जावियार ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, अब क्या झूठ बोलना बाकी है? मैंने मजबूत लहजे में कहा, साहब डॉक्टर ने कहा है कि आहिल को सिर्फ माँ के दूध की जरूरत है और मैं कुंवारी हूँ, इसलिए मैं दूध नहीं पिला सकती। मगर ये पूरा सच नहीं है। मेडिकल साइंस में इसका एक हल मौजूद है। जावियार चौंक गया। उसने हैरत से पूछा, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ साहब। इंड्यूस्ड लैक्टेशन यानी मसनूई तरीके से दूध का उतरना मुमकिन है। कुछ ऐसी अद्वियात और हार्मोनल कोर्सेज होते हैं जिन्हें अगर एक कुंवारी लड़की भी इस्तेमाल करे तो उसके जिस्म में माँ बनने वाले हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और वो बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है और इसमें वक्त लगता है, मगर आहिल के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। जावियार बिल्कुल साकत रह गया, जैसे उसे अपने कानों पे यकीन ना आ रहा। उसने आगे बढ़ के मुझे बाजू से पकड़ा और कहा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम एक कुंवारी लड़की हो। अगर तुमने ये दवाइयाँ खाई तो तुम्हारे जिस्मानी निज़ाम पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हारी शादी, तुम्हारी अपनी औलाद, इन सब पर क्या असर होगा? तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी। मैंने नम आंखों में मगर पुरअज़म लहजे में जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी तो तभी बर्बाद हो गई थी जब मैंने झूठ का सहारा लिया था। साहब मुझे अब अपने गुनाह का कुफ़ारा अदा करना है। आहिल मेरी जान है। मैंने उसे झूठा दूध पिलाया है। अब मैं उसे अपना सच्चा खून जलाकर दूध पिलाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे सारी उम्र माँ बनने की सलाहियत से महरूम होना पड़े। मुझे मंजूर है। आप बस डॉक्टर से बात करें, वो दवाइयाँ मुझे लिख दें। मैं अभी से कोर्स शुरू करूंगी और मैं आहिल को बचा लूंगी साहब। मैं उसे मरने नहीं दूंगी। मेरी ये बात सुन के जावियार शाह पत्थर का हो गया। वो शायद मुझसे किसी और झूठ या बहाने की तवक्को कर रहा था, मगर मेरी इस कुर्बानी की पेशकश ने उसे लाजवाब कर दिया। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में जो नफरत थी और हैरत, वो शायद हल्की सी इज्जत में बदलने लगी थी। कमरे में कब्र जैसी खामोशी छा गई, जहाँ हम दोनों अपनी अपनी जगह मुजरिम और मुंसिफ बने थे और हमारे बीच में एक मासूम जान का सवाल था, जिसके लिए मैं अपनी नस्वानियत और अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाने जा रही थी।
जावियार ने गहरा सांस लिया और धीमी आवाज में कहा, अगर डॉक्टर ने इजाजत दी और अगर ये वाकई मुमकिन हुआ तो याद रखना है ये रास्ता कांटों का होगा, तुम दर्द से गुजर कर ये सब करोगी। ये देख के तो मारूफ के तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वो बिल्कुल उरूसी जोड़े जितना फैंसी था। कहने लगी, मैं ये नहीं पहन सकती, मुझसे तो कल वाला शरारा ही नहीं पहना जा रहा था, हालांकि वो इससे बहुत कम फैंसी था। अब मैं कोई दुल्हन थोड़ी हूँ। शबनम बेगम कहने लगी, तुम्हारी ताई अम्मा खास तौर पे दे दी गई है, पहनना तो पड़ेगा ना। वो कहने लगी, क्यों पहनना पड़ेगा, मुझे नहीं पहनना, मैं मर जाऊंगी इन कपड़ों में। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उसने वो ज़रद बरद लिबास पहना, हालांकि बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, दुपट्टा भी बस कंधे पे ही रखा था। जैसे ही आयजा की रुखसती का शोर मिचा, अरहाम कहने लगा, मुझे भी रुखसती चाहिए और रुखसती आज ही होगी। ये सुन के रानी साहब का सबर जवाब था। वो कहने लगे कि ये क्या कह रहे हो तुम, निकाह हमने इसलिए किया था क्योंकि ये बात पहले तय हो चुकी थी कि 3-4 साल बाद ही मैं रुखसती करूँगा। अरहाम कहने लगा, लेकिन मुझे तो आज ही रुखसती चाहिए और मैं इसका हक रखता हूँ। फरहान कहने लगा, निकाह हो गया है, रुखसती 1-2 साल बाद कर लेना, उसका बीए तो कंप्लीट होने दो। वो कहने लगा, तो मेरे घर में क्या मसला है, बस सीढ़ियाँ ही उतरनी पड़ेंगी ना कॉलेज जाने के लिए, ये जा सकती है, मैंने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई। मारूफ को तो लगा जैसे उसका सांस सीने में ही थम गया। राहिल साहब कहने लगे, यूं तो पढ़ाई नहीं हो सकती मेरे बच्चे, वो कैसे शादी को और पढ़ाई को एक साथ मैनेज करेगी। अरहाम कहने लगा, मैं हूँ ना, मैं किस मर्ज की दवा हूँ, मैं इसे पढ़ाऊंगा भी और शादी भी ये निभाएगी। चाचा, आपकी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं रुखसती नहीं करूँगी। वो फौरन से ही इनकारी हुई। फरहान की तरफ अरहाम ने देखा, भाई ये तो मेरे साथ जाती है, मेरी शादी 1 महीने बाद होनी थी और मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ था, फिर भी आपके लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, कुछ नहीं कहा, लेकिन जिंदगी मुझे भी शुरू करनी है, मेरी बात की तो वैसी कोई वैल्यू नहीं है। आप ही समझाएं अपने ससुराल वालों को, आपकी बात ही समझ में आती है इन्हें, मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। मारूफ तो यूं थी कि पूरी की पूरी कपकपा रही थी। फरहान कहने लगा कि बात तो ठीक है, मारूफ की रुखसती भी साथ हो जानी चाहिए। आयजा कहने लगी, फरहान क्या हो गया है आपको, अभी वो पढ़ रही है, इतनी भी क्या जल्दी अरहाम को। भाभी प्लीज आप मेरे मामलात से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने आपके किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाई। आपको तो आपकी मोहब्बत मिल रही है, तो मुझे कम से कम बीवी तो मिलनी चाहिए। फरहान कहने लगा, मेरा भाई बिल्कुल ठीक कर रहा है। बहरहाल मारूफ की इस बार भी किसी ने ना सुनी। ना दूध पिलाई की रस्म का किसी को होश था, ना जूता छुपाई की रस्म का। आयजा की शादी के सारे प्लान जो मारूफ ने बनाए थे, सबके सब फेल हो चुके थे। रोते धोते रुखसत होकर वो अरहाम के कमरे में बिठाई थी। आयजा से दिल परेशान थी। अपनी शादी को तो उसने उस तरह से एंजॉय किया ही नहीं था जैसे कि उसने सोचा था। अभी भी ज़हनी तौर पे वो करेगा। Milo, you look दूसरी great. तरफ महरू का रो रो के बुरा But हाल she's था। not real. जब अरहाम कमरे में दाखिल She's हुआ just तो वो animated. बुरी तरह से घबराई, But you do look फौरन great. बेड से उठ के खड़ी हो गई। अरहाम ने दरवाजा बंद किया, कुंडी Wanna go लगाई। out? Okay. देखें आप मेरे पास मत आइएगा, There you go. आपने Bye. झूठ बोल के मुझसे शादी की है, मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं थी। सिसकियों से रो रही थी। वो उसके सामने आके खड़ा हो What is गया। it? कैसा What लगा do you मेरा want, ट्विस्ट। Hey, where's ये he? सुन के माहरूख अपना रोना Oh, he's भूली थी। sleeping. I don't want to disturb. तुम्हें Where बहुत पसंद is he? है ना ट्विस्ट जिंदगी में, Such a good एकदम से ट्विस्ट का आ जाना कितना इंटरेस्टिंग होता है ना Ready? भाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, Awesome. Milo can come तुम्हें too, तो right? जिंदगी में ट्विस्ट बहुत पसंद थे। That's okay. I got मेरी it covered. जिंदगी में आने वाले ट्विस्ट को तो तुमने बहुत मजे लेके एंजॉय किया था। So if you like तुम्हारी cats so much, बहन why ने don't you मुझसे just- मंगनी Oh, I'm की, allergic. अपनी पसंदीदगी का After इजहार a few hours, मुझसे I खुद get a किया। little dizzy. 1 साल मेरे जज्बात से खूब खेला और फिर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेके आ गई।
میرے ہی بڑے بھائی سے شادی کا کہہ دیا. یہاں میرے ارمانوں کا خون ہو رہا تھا اور تم بیٹھی چاکلیٹ کھا کر مزے سے میری بربادی کا سین دیکھ رہی تھی. میری زندگی میں آنے والے ٹویسٹ کو انجوائے کر رہی تھی. پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماہرخ اسے دیکھ رہی تھی. اب دیکھو نا کتنا زبردست ٹویسٹ تمہاری زندگی میں لا کے کھڑا کر دیا. کیسا مزے کا ہے نا. تمہیں پتہ ہے اس سین کو کریٹ کرنے وہ اس کے آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کرنے ہی لگا تھا, مگر پھر کچھ سوچ کے رک گیا. ابھی وہ اس پہ اتنا حق نہیں رکھتا تھا. وہ اپنے لب بھینچ کے اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. نمرا بھاگتی ہوئی ان لوگوں کے پاس آئی تو ان دونوں نے ہی اسے غصے سے گھورا تھا. تم تو یہاں سے چلی ہی جاؤ. کیا ہو جاتا اگر تم ہمیں 2 لفظ بتا دیتی, کم از کم صفائی بتا دیتی. باقی میں خود اندازہ لگا لیتا کہ اس کھڑوس شخص نے ہمیں کل کیا پڑھایا تھا. وہ کھڑوس نہیں ہے, وہ بہت بڑا ہٹلر ہے. ہانیہ نے چیختے ہوئے کہا. اللہ کرے کہ وہ مر جائے, وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی تھی. پروفیسر فرحان اس وقت ڈائس کے قریب ہی کھڑا تھا. آپ سب لوگ HOD کے آفس میں آ جائیں, میں وہاں پہ آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں. یہ کہہ کے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا. وہ تینوں روتی ہوئی شکل بنا کے HOD کے کمرے میں داخل ہوئے. وہاں پہ ان کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی. نمرا تو اس وقت بھی سائڈ پہ ہو گئی. اس نے تو ارسلان اور ہانیہ کے ساتھ اپنا تعلق ہی ختم کر دیا. اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تو صرف اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے پاس گئی تھی, ورنہ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. وہ حد سے زیادہ سیلفش لڑکی تھی. ارسلان اکثر ہی اسے اس بارے میں بتاتا تھا, مگر ہانیہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. وہ نمرا کو اپنا مخلص سمجھتی تھی اور آج اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی. ہانیہ کے گھر سے حیرت انگیز طور پہ کسی کو بھی نہیں بلایا گیا تھا. اس کی عزت افزائی کرنے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی تھا. ہانیہ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا, اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی. وہ حد سے زیادہ محنت کرے گی اور وہ چاہ کے بھی اس کی کوئی غلطی نہیں نکال پائے گا اور نہ ہی اسے ذلیل کر پائے گا. اگلے دن وہ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے اپنے سامنے ڈھیر ساری کتابیں پھیلائی ہوئی تھیں جب ارسلان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اطمینان سے اس کے سامنے زمین پر ایک بازو کے سہارے لیٹ گیا. فرحان اس وقت ہاسپٹل کی بالکنی میں کھڑا تھا. تھوڑی دیر پہلے ہانیہ اسے آج کی رپورٹ جمع کروا کے گئی تھی. آج اس نے کوئی بھی غلطی نہیں کی. یہ دیکھ کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا, لیکن اب ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کے اس کا دل جلنے لگا تھا. میں کیوں اس لڑکی کے ساتھ اتنی دلچسپی لے رہا ہوں؟ مجھے تو نفرت ہے اس سے. میں تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, تو پھر کیوں اس کی حرکتوں سے, اس کی سرگرمیوں سے مجھے فرق پڑ رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو باور کروانے کی کوشش کی. وہ خود اپنی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا. اسے یہ کم عمر لڑکی بہت زہر لگتی تھی اور وجہ اس کی بے وقوفیاں اور اوٹ پٹانگ حرکتیں. وہ ایک میچور لڑکی